प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है जी जी जी, ठीक हूँ सर। सर कार्यक्रम की शुरुआत करें सर। अरविंद जी शुरू करें। जी सर जी सर। मैं अरविंद कुमार मिश्र आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आज के हमारे वक्ता, आज़ादी के इस पावन पर्व पर हमारे वक्ता प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति के नोडल ऑफिसर दीपांकर जी और हमारे सभी मित्र साथी, कॉलेज के सभी संकाय सदस्य एवं समस्त विद्यार्थियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और अभी साल भर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इस आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाया जाएगा। हमारे महाविद्यालय ने भी पिछले कुछ सप्ताह से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में सक्रियता दिखाई है और अब तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें एनसीसी से लेकर के कल्चर सोसाइटी, हिंदी परिषद और अन्य समितियां भाग ले रही हैं, आयोजन कर रही हैं। उसी श्रृंखला में आज के दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर इस व्याख्यान को रखा गया है। आप सबका पुनः स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर, चूँकि आज 15 अगस्त है और उसके संध्या समय का शुरुआत हो चुकी है, उस समय में यह व्याख्यान रखा गया है, तो आज के अवसर पर सर का विशेष संबोधन हम 2 मिनट का चाहेंगे कि हो और हम सब उसे सुनने के लिए लायक हैं। सर, माइक आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद अरविंद जी। परम आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर दीपांकर जी, डॉक्टर अरविंद मिश्र जी, सभी सहयोगी मित्रों और विद्यार्थियों, सबसे पहले तो कॉलेज की तरफ से मैं आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सर के प्रति एक कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। हम लोग पिछले महीने से भारत सरकार के निर्देश पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं और इसके तत्वावधान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज जैसा कि पूर्वाह्न में कॉलेज के प्रांगण में बहुत सारे कार्यक्रम थे और जो कल से लेकर के आज तक 2 दिन के हमने कार्यक्रम रखे थे, तो उसके समापन सत्र के व्याख्यान के रूप में सर का व्याख्यान है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, स्वाधीन भारत में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव विषय पर सर ने बोलने की स्वीकृति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और उस आज़ादी के पीछे जो संघर्ष है, जो जद्दोजहद रही और आज़ादी के साथ आज़ादी की विरासत किस तरह से आज तक हमारे साथ चल रही है। आज़ादी के बाद 200 साल या कई वर्षों की गुलामी के बाद उस आज़ाद भारत की जो व्यवस्था बनी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, और वो लोकतंत्र की यात्रा भी इन 75 साल में होती रही है, विकास की यात्रा भी होती रही है। जब देश की यात्रा होती है तो सभ्यता और संस्कृति की भी यात्रा होती है और उसके साथ पूरे जीवन की यात्रा होती है। तो ये एक जो यात्रा है 75 साल की और जो 75वें पड़ाव पर
हमारा देश आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, इसमें जो एक तरह से अमृत तत्व भी ढूंढना है और अमृत तत्व को और पाने की आकांक्षा भी है, खास करके युवाओं को। और क्या बेहतर हो सकता है, क्या और बेहतर भारत बन सकता है जहां समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति भी किसी भी तरह की असमानता का शिकार न हो, जहां विविधता में एकता और अखंडता के सूत्र में संपूर्ण भारत के लोग बंधे रहें, जहां हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे, जहां किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, और जहां विकास, अगर देश विकसित हो रहा है तो उसकी लहर से सभी लोग उसमें डूबे हों या सभी लोगों तक वो बात पहुंचे। ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के पूरे साल हम लोगों को बातचीत करनी है। ये सिलसिला चल पड़ा है और ये आगे भी हम इस पे बातचीत करेंगे। और स्वाधीनता का अमृत महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या ये स्वाधीनता केवल देश की गुलामी से स्वाधीनता है या जड़ और रूढ़ विचारों से भी स्वाधीनता है, जड़ताओं से भी स्वाधीनता है, या बहुत तरह के जो हमारे समाज के भीतर जो रूढ़िवाद है उससे भी हम स्वाधीन हो रहे हैं या हुए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है और मैं समझता हूँ इससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी और हम लोग जो भारत की बहुविविधता है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, जो नृत्य, गीत, परंपराएं हैं, साहित्य है, उन सब को लेकर के, चित्रकलाएं हैं, उन सब को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम पूरे साल करने वाले हैं। अभी से, आज से लेकर के अगले 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसके सर ने आज समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की हमें मंजूरी दी है, इसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कॉलेज से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके ही जब ये अध्यक्ष थे उस समय से एक बदलाव की बयार बही, तो उसको लेकर के भी कॉलेज भी एक यात्रा पे निकला है और कॉलेज की भी यात्रा चल रही है साथ साथ। तो सर आपका पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरणापूर्ण वचन हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि कॉलेज ने पिछले महीने से ही कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया है। पीछे हमने 2 व्याख्यान आयोजित किए हैं। पहला व्याख्यान प्रोफेसर सलील मिश्र का था, जिसमें हमने देखा कि आजादी और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बातचीत हुई थी। दूसरा कार्यक्रम आपने कल सुना प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर का था, जिन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव या आजादी का अर्थ और युवा मन इस विषय पर काफी सुचिंतित व्याख्यान दिया। इसी कड़ी में आज स्वाधीन भारत में आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र का व्याख्यान हम लोग सुनने जा रहे हैं। स्वाधीन भारत में आजादी का अमृत महोत्सव बहुत मनाया जा रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज, कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उसका मायना विशेष रूप से क्या हो सकता है, किन अर्थों में उसे हम देख समझ सकते हैं, उस पर आज सर का व्याख्यान सुनने का अवसर हम लोगों को मिला है। सर ने इस व्याख्यान के लिए समय दिया है। सर, आपका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है और आज स्वाधीन भारत में आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर आपको व्याख्यान देने के लिए हम स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए माइक आपको सौंपते हैं। सर प्लीज। लगता है अरविंद जी सर का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। अच्छा, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ सर को। हाँ, कर लीजिए। जी सर। अरविंद जी आवाज दीजिए। अरविंद जी आवाज। हेलो, ये इंटरनेट बड़ा कनेक्शन उसका। सर आप
अरविंद, अरविंद अनम्यूट करो। अरविंद आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। सर फिर से जुड़ चुके हैं। मैं सर से आप लोगों का एक बार परिचय करवा दूं, फिर सर को पुनः व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे। वैसे तो सर से हम सब बहुत परिचित हैं और लंबे समय से, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि सर लंबे समय से कॉलेज से जुड़े हुए हैं। सर का सानिध्य कॉलेज को मिला हुआ है और कॉलेज के विकास में सर की गहरी भूमिका रही है। फिर भी औपचारिकता बस एक मनोविद, विचारक और संस्कृति के अध्येता लेखक गिरीश्वर मिश्र हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर है। मनोविज्ञान विषय से जुड़े होने के बावजूद साहित्य के क्षेत्र में सर का अभिन्न योगदान है। लेखन के अलावा अनुवाद और संपादन कर्म से भी सर जुड़े रहे हैं। उनकी लिखित और संपादित अनेक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 5 दशकों के शैक्षणिक एवं अकादमिक जीवन में गोरखपुर, इलाहाबाद, भोपाल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने प्राध्यापन का कार्य किया। अनंतर बाद में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति पद से आप सेवानिवृत्त हुए। समाज, शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर पत्र पत्रिकाओं में आप नियमित स्तंभ लेखन का कार्य करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अपने शैक्षणिक, अकादमिक, सांस्कृतिक यात्रा क्रम में आपने अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड समेत अनेक अन्य देशों की यात्राएं की तथा अनेक विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों में फेलो रहे हैं। अनेक संस्था, सम्मेलन आदि के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं आप। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां भी हैं। होने और न होने का सच, हिंदी भाषा और समाज, हिरना समझ बूझ बन चढ़ना, भारत में शिक्षा, चुनौतियां और अपेक्षाएं आदि। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी मिले हैं। सेवानिवृत्ति पश्चात संप्रति स्वतंत्र रूप से लेखन और शोध कार्य से सर निरंतर जुड़े हुए हैं, जिसे पढ़ने और जानने का अवसर हम लोगों को मिलता रहता है। ऐसे प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र विद्वान वक्ता का हम फिर से स्वागत करते हैं और आज का विषय स्वाधीन भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर व्याख्यान देने के लिए फिर से स्वागत करते हैं। सर, माइक आपके हाथ में है। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अच्छी बात है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ARSD महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर झा हमारे इस आयोजन को संचालित कर रहे हैं, अरविंद जी, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, अन्य सभी मित्रों, आज के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारत वर्ष के स्वतंत्रता प्राप्त होने के 75 वर्ष की अवधि पूरी होने के अवसर पर एक नए युग में प्रवेश करने के अवसर पर साक्षी हो रहे हैं। हमारा भारत एक बहुत ही प्राचीन, और उसकी बहुत प्राचीन मैं इसलिए कह रहा हूं, उसकी प्राचीनता के बारे में तमाम तरह की अवधारणाएं हैं, लेकिन एक तथ्य जो बड़ा महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसका जितना भी ज्ञात इतिहास है, उस इतिहास में जाने कितनी सभ्यताएं आई और गईं, लेकिन निरंतर जिसका जीवन बना हुआ है वह सभ्यता भारत की सभ्यता है। कुछ ऐसे तत्व इसमें विद्यमान हैं जो देश काल की सीमा को
अतिक्रमण करते हुए भी निरंतर प्रवाहमान है। मैं देख रहा था तो भारत शब्द जो है वह अपने आप में भरत नाम की अग्नि के उपासकों के समुदाय से जुड़ा हुआ है, ऐसा वैदिक वाङ्मय में उल्लेख मिलता है। तो वह जो अग्नि है वह जीवन का प्रतीक है और वह अग्नि हम सब धारण कर रहे हैं, हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है, और उसका प्रकाश ही हमको प्रकाशित कर रहा है। हम सब लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं कि भाई असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तो अमृत की, प्रकाश की साधना करना, सत्य की साधना करना हमारे देश का स्वभाव है। हम वैदिक वाङ्मय में दो तरह के विचार पाते हैं, एक को कहते हैं सत्य और एक को कहते हैं ऋत। एक जो है वह स्थिति की बात करता है और एक गति की बात करता है, और इनका संतुलन निरंतर होते रहना चाहिए और इनके संतुलन से ही जीवन संचालित होता है। भारतवर्ष के इतिहास के ऊपर अगर कोई दृष्टि डालेगा तो यह पाएगा कि यहाँ तरह तरह के उतार चढ़ाव हुए हैं। मैं विस्तार में न जाऊंगा, लेकिन जाने कितने वर्षों तक विदेशियों का आक्रमण हुआ और उन सबको झेलते हुए उन आक्रांताओं के तमाम तरह के आतताई व्यवहार जो थे उनसे बहुत सारी क्षति पहुंची है। हम यह तथ्य जानते हैं कि नालंदा का विश्वविद्यालय जो है किसी आतताई ने नष्ट कर दिया और वहाँ का जो पुस्तकालय था वह कई दिनों तक जलता रहा। अब आप सोचें कि ज्ञान के जो विभिन्न केंद्र थे वे सब, चाहे वो तक्षशिला के हो, उदंतपुरी के हो, विक्रमशील हो, तमाम सारे ऐसे केंद्र थे जहां पर विश्व के स्तर की शिक्षा देने की व्यवस्था थी और जहां बड़े बड़े विद्वान रहते थे, हजारों की संख्या में जहां विद्यार्थी थे। पाणिनि का भी नाम आता है और तमाम सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जो है वह जलाए रखी, और सब कुछ के बावजूद हमारे पास इस समय जितने ग्रंथ हैं उन्हीं को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि वेद हैं, वेदांग हैं और उपांग हैं। मैं उनकी संख्या नहीं गिनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह जो ज्ञान की राशि हमारे पास है, योग की, आयुर्वेद की और भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान के क्षेत्रों की, उन सब ने भारत की सभ्यता को बचाया है। हम जो हैं वह उसी के आधार पर हैं और यह निरंतरता बनी हुई है और अक्षुण्ण रूप से जीवन का प्रवाह चल रहा है। हमें यह भी याद रखना आवश्यक है कि इस तरह के किसी नॉस्टैल्जिया का शिकार होने की जरूरत नहीं है कि हम अतीत में बड़े महान थे। हमारे लिए आवश्यक है उस विरासत को धारण करके आज की चुनौतियों और आज के समय में अपने आप को कैसे स्थापित करें, देश में भी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी अपने को कैसे स्थापित करें, ये हमारी चुनौती है। अंग्रेजों ने जो भारत में प्रवेश किया व्यापारी के रूप में और राजा के रूप में, उन्होंने जिस तरह से भारत पर अपना शासन स्थापित किया और निरंतर भारत का शोषण करते रहे आर्थिक रूप से, और उस आर्थिक शोषण को बनाए रखने के लिए, अपने राज को बनाए रखने के लिए भारत के समाज का
भारत के ज्ञान का, भारत की शिक्षा का जहां तक हो सकता था वहां तक विनाश करने का उन्होंने प्रयास किया। हम जानते हैं और यह इतिहास में बात बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत है कि भारत की छवि जिस तरह से प्रस्तुत की गई, भारतीय ज्ञान को जिस तरह से पढ़ा गया और जिस दृष्टि से उसको सर्वत्र उपस्थित किया गया, दुर्भाग्य से हमने उसको उसी रूप में ग्रहण कर लिया। आज हम अपने को विदेश के आईने में देखते हैं और उस आईने में देख करके अपने को अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। हमारे ज्ञान का जो मानदंड है, जो निकष है, वह हमारा अपना नहीं रहा। तमाम विषय आप ले लीजिए, उनमें जो हमारी चेतना हो सकती थी या कहीं अभी भी छिपी हुई है, उस चेतना को बाहर ले आना बड़ा आवश्यक है। यह बड़ा संयोग है अद्भुत कि आज ही के दिन एक ऐसे व्यक्ति का भी जन्म हुआ था जिन्होंने एक अद्भुत भारत की कल्पना की थी। मैं आपका ध्यान श्री अरविंद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिन्होंने 1906 में वंदे मातरम इस पत्रिका का आरंभ किया था और उसके कारण उनको जेल भी हुई थी। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पत्रिका का जो ध्येय वाक्य रखा था वह था एब्सोल्यूट नेशनल ऑटोनॉमी, भारत की संपूर्ण शब्द पर मैं जोर देना चाहता हूं, स्वायत्तता। इससे कम पर समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। इस चेतना के साथ श्री अरविंद ने भारत में एक क्रांतिकारी के रूप में, एक नायक के रूप में कार्य करना शुरू किया। जेल भी गए और उस व्यक्ति ने उस जेल में जो अनुभूतियां प्राप्त की, उसके आधार पर उन्होंने यह सोचा कि भारत के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक अद्भुत तरह की वैचारिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की आवश्यकता है। और वह उल्लेख करते हैं भगवान श्री कृष्ण और विवेकानंद ने, उनको लगा कि वो कह रहे हैं, उनसे उसका अनुभव उनको साक्षात हुआ और वह आध्यात्म की ओर गए। मैं श्री अरविंद का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि उनका कहना है कि चेतना का जो अनंत विस्तार है वह निरंतर हो रहा है, वह निरंतर उद्विकास हो रहा है और उस विकास के क्रम में सत चित आनंद की ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं। हम जो है उस चेतना के निमित्त हैं, माध्यम हैं। हमारे माध्यम से वह चेतना व्यक्त हो रही है। हम सब तो प्रकृति के अंश हैं। आप जो कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, वह मैं कहना यह ईगो की या अहम की भावना है, जो वस्तुतः गलत है, क्योंकि यह सब तो प्रकृति के गुण जो हैं वह कर रहे हैं और हम स्वयं को अनुभव कर रहे हैं कि हम इसके कारक हैं, हम इसके कारण हैं, हम इसके एक्टर हैं। यह भ्रम हमारे मन में बना हुआ है। मित्रों, यह देश भी प्राणवान है। अमृत होने का एक अर्थ यह भी है कि जो मरा नहीं है, जो अमृत है, वह अमृत है। तो एक जीवंत भारत की कल्पना हम अमृत महोत्सव के अवसर पर करते हैं। भारत ने बहुत लंबी लड़ाई, जिसमें एक नहीं अनेक धाराओं के लोगों का योगदान था। गरम दल भी थे, नरम दल भी थे, मध्यम मार्गी भी थे, हर तरह के लोग थे। किनका किनका नाम गिनाएं? आप खुदीराम बोस को, भगत सिंह को, अशफाकुल्ला खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आजाद को, किसको किसको आप याद करेंगे जिन्होंने भाग लिया?
हम तो साहित्यकार में अज्ञे जी को भी देखते हैं जो कि बम बनाने के आरोप में जेल भी गए थे, जो सेना में भर्ती भी हुए थे। तमाम लोगों ने इस यज्ञ में आहुति दी, जीवन तक अपना होम कर दिया ताकि देश आजाद हो। तो यह आजादी बड़े कष्ट से, पीड़ा से, कुर्बानी से प्राप्त हुई है। यह अलग बात है, हम में से अधिकांश लोगों का जन्म स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ और धीरे धीरे उस स्वतंत्रता की बेला से हमारा समय जो है वह दूर होता चला जा रहा है। हम जब प्राइमरी के विद्यार्थी थे, हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, तो प्रातः काल प्रभात फेरी होती थी और तब हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की वह कविता जो स्कंदगुप्त में है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो एक भाव मन में रहता था कि कहीं स्वतंत्रता की गूंज हो रही है और हम उसके निकट हैं। धीरे धीरे हम बदलते चले जा रहे हैं और यह स्वतंत्रता का भाव जो है कहीं मन में पीछे चलता चला जा रहा है। स्वतंत्रता, स्वराज्य, यह सब अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द नहीं रहे। शायद यह हमारा जो मानसिक परिवर्तन हुआ है वह विशेष तरह की आधुनिक प्रवृत्ति जिसमें बाजार की दुनिया का प्रभाव है, उपभोक्तावाद का प्रभाव है, जिसमें समष्टि की चिंता नहीं बल्कि अकेले आदमी की चिंता है, हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। इस देश के जो सर्वप्रिय नेता थे जिन्होंने अहिंसा के आधार पर पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की, दांडी मार्च बड़ा प्रसिद्ध है जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और अशांतिपूर्ण वह आंदोलन था और उन सबका उद्देश्य था कि अंग्रेजी हुकूमत को यह पता चले कि उनका शासन करना हमारे लिए सह्य नहीं है और न हम चाहते हैं कि वह यहाँ पर टिके। आप सब परिचित हैं कि किस तरह से लोगों ने यह स्वीकार किया कि भारत में बना वस्त्र पहनेंगे, खादी पहनेंगे, भारत की चीजों का उपयोग करेंगे, भारत के ढंग से सोचेंगे। हिंद स्वराज पूरा का पूरा अपने आप में इसकी एक मैनुअल है जो हमारे सोचने के ढंग को, काम करने के ढंग को कैसे इस तरह से चलाया जाए, बनाया जाए ताकि सर्वोदय हो, ताकि समाज में समानता हो, समता हो, कोई भेदभाव का शिकार न हो, छुआछूत का शिकार न हो और कोई भूखा न रहे, कोई बेरोजगार न रहे और शिक्षा ऐसी हो जो कि मन का भी, शरीर का भी और मस्तिष्क का भी, आत्मा का भी, सबका विकास करे। तो समग्र शिक्षा, समग्र जीवन की चिंता करते हुए बापू ने हमारे सामने एक चित्र रखा था। वह सर्वसमावेशी था, इंक्लूसिव था, उसमें सबकी चिंता थी। आज जिन्हें आप हाशिए के समाज कहते हैं और नाना प्रकार के वर्ग हम बनाते जा रहे हैं, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, दलित है, महादलित है, जाने कितनी श्रेणियां हमने बना रखी है। यह समझना बड़ा कठिन है कि इन भेदों को बनाते हुए हम कहते हैं कि हम भेद दूर करना चाहते हैं और भेद को बनाते हुए भेद को दूर करना कैसे संभव होगा। यह चेतना हमारे अंदर बनी रहे। मुझे मालूम है कि हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, हम यह करना चाहते हैं कि भाई उनको संरक्षण मिले ताकि वो आगे बढ़ पाए। यह बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सामने है कि कैसे आरक्षण जो है सहायक हो रहा है। हम यह भी
मुखर होकर कहते हैं कि हम तो जात के विरोधी हैं, लेकिन जात किस तरह से चीख चीख करके चारों ओर उपस्थित है यह आप देख सकते हैं। शासन हो, प्रशासन हो, हर जगह आप यह पाते हैं कि किस भांति राजनीति में जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं वहां उनकी जाति जो है प्रमुख विशेषता हो जा रही है। मित्रों, हमारे मन का विस्तार होना चाहिए। हमारा मन जो है वह इंक्लूसिव होना चाहिए। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सर्व कहते हैं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यह जो सबको देखने की इच्छा है, सबके कल्याण की इच्छा है, वह इच्छा कहीं हमारे मन में होनी चाहिए। और यह इच्छा ले आना ही स्वतंत्रता का सबसे बड़ा एक उपलब्धि को बताने वाला विचार हो सकता है। यह विचार हमारे अंदर कैसे आए कि हम सबको एक ही आंख से दे सके, हम सबको अवसर प्रदान करें। मित्रों, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जिस समता, जिस सौहार्द, जिस समानता के लिए सबने प्रयास किया था, चाहे वह किसी देश के क्षेत्र से, किसी जाति से, धर्म से आ रहा हो, सबके मन में तो एक ही भाव था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो यहाँ जो जन गण है वह ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस जन की सत्ता हमको स्थापित करनी है। हमको उस सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखना पड़ेगा और गांधी जी के उस ताबीज को भी याद रखना पड़ेगा जब वो कहते हैं भाई कुछ भी करो, आप ये विचार कर लो कि आपके करने से गरीब को, समाज के अंतिम जन को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। पर दुख को समझना, दूसरे की पीड़ा को समझना गांधी जी को प्रिय था। परोपकार जिसे कहते हैं, और उनका तो प्रिय भजन हम सब लोग सुनते हैं जब वह कहते हैं वैष्णव जन तो तीने कहिए जे पीर पराई जाने रे। आज हम सब लोग स्वार्थ में डूबते चले जा रहे हैं। हमको अपनी इच्छा के आगे दूसरे की इच्छा कम महत्वपूर्ण लगती है। अपने जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण लगता है और दूसरे को कष्ट देना भी अच्छा लगता है। दूसरे की पीड़ा से हम दुखी नहीं होते। कहाँ तो जरूरी था कि आत्मौपम्य का भाव आता कि हम खुद को जैसे दुखी महसूस करते हैं उस स्थिति में यह माने कि दूसरे को भी दुख हो सकता है। तो हम अपना दुख दूर करना चाहते हैं तो दूसरे का भी दुख हमको दूर करना चाहिए। न हम खुद दूसरे से दुखी हों, न हम दूसरे को दुखी करें। ऐसी स्थिति, ऐसा उद्विग्न हम न हो, ऐसा हमें करना चाहिए। तो सामाजिक समरसता आज के भारत की बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि व्यक्ति के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में, संगठन के सदस्य के रूप में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि समष्टि का, सभी लोगों का, दूसरों का जो पर है उसको कैसे अपर किया जाए। इदम न मम, यह हमारा नहीं है। हम, मैं और तुम इसमें जो भेद कर रहे हैं यह भेद बड़ा घातक है और उसके जो परिणाम है वह चारों ओर हमको दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी चेतना के प्रवाह को इस दिशा में आगे बढ़ाएं जो सबके बीच में निकटता ला सके। यह बात बहुत स्पष्ट है कि आज अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप साथ नहीं आते हैं, जब तक आप लोगों से जुड़ते नहीं हैं, तब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और लोगों से जुड़ने के लिए आवश्यक है कि भावनाओं के आधार पर संवाद हो। सुख दुख में जब तक आप शामिल नहीं होंगे,
जब तक निकटता नहीं बनेगी तब तक आप जुड़ नहीं सकते हैं और तब तक समाधान नहीं मिल सकता है। आज हमारी सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि यह समरसता कैसे ले आए, कैसे हम अपने आप को थोड़ा सीमित करें, थोड़ा संकुचित करें और थोड़ी सी जगह दूसरों को भी दें अपने जीवन में, अपने विचार में, अपने कर्म में, क्योंकि दूसरे की उपस्थिति में ही हमारी उपस्थिति है। दूसरों के होने में हमको अपना होना दिखाई पड़ना चाहिए। दूसरों की सत्ता हमारी अपनी सत्ता के विरोध में नहीं है। उसकी सत्ता जो है वह हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ऑक्सीजन। आज थोड़े ही दिन हुए हैं जब ऑक्सीजन को लेकर के कितनी मारामारी मची थी। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ऑक्सीजन का अर्थ हुआ कि परिवेश के ऊपर आपका जीवन निर्भर है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती है तो क्या होगा यह कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ यह सब हम लोगों ने देखा। भीषण प्राण की सत्ता का जो सौदा हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम सारा आप पूरा चित्र देखिए जो कि हम सब लोग टीवी पर और अखबार में देख रहे थे। तो हमारे आचरण का स्तर किस प्रकार का हो रहा है कि कोई ऑक्सीजन के लिए मर रहा है और कोई 30,000 का सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेटर 1,70,000 में बेच रहा है। अब आप यह सोच लीजिए उसका भाव क्या है, किस तरह से मृत्यु का सौदा हो रहा है, जबकि इंजेक्शन में दवा की जगह कुछ और डाल करके दिया जा रहा है। आप यह देखिए कि वे डॉक्टर जिनकी संख्या लगभग 600-700 के करीब है, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस पूरे महामारी के दौर में, ऐसे भी थे। और दूसरी ओर ऐसे भी हैं जो कि उस अवसर को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं, तो उस कठिन अवसर को वो अपॉर्चुनिटी बना रहे थे। तो हमारे चरित्र की, हमारे स्व के बोध की, आत्मबोध की क्या परिस्थिति हो रही है, किस रूप में उसका निर्माण हो रहा है, या ये पूरी घटना हमारे को चौंकाने वाली है, स्तब्ध करने वाली है कि हम किस तरह के आचरण में विश्वास करते हैं। अभी पूरा का पूरा मानसून सत्र किस प्रकार संसद में आयोजित हुआ यह भी हमारे सामने है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर हमारा जो समाज के प्रति, देश के प्रति उत्तरदायित्व है, कहीं हम उससे विमुख हो रहे हैं। अगर देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। देश की सत्ता और देश की स्वतंत्रता अगर अक्षुण्ण नहीं रहेगी तो हमारी क्या स्थिति होगी, हम जगह जगह देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अन्य देशों में, सीरिया में, तमाम जगहों पर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अभी तक देश अक्षुण्ण बना हुआ है और तमाम उठापटक के बावजूद जिस भी प्रकार का हमारे ऊपर दबाव पड़ा, आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, उन सब का हमने विधिवत सामना किया। चाहे वह कारगिल का युद्ध हो, बांग्लादेश का युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ जो हुआ था, जो वह युद्ध हो। आज पूरे एशिया की जो स्थिति है वो बड़ी उथल पुथल की है। कोई देश ऐसा नहीं है, मैं कहूंगा भारत को छोड़कर, जहां पर सत्ता का संग्राम न चल रहा हो। चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, मालदीव, आप सबको आप देख लीजिए, हर जगह उथल पुथल मची हुई है। मैं समझता हूं हमको स्वतंत्रता का एक विवेक विकसित करना होगा, यह चेतना विकसित करनी होगी और देश को आगे रख करके ही हमको अपने ऊपर विचार करना होगा कि हम अपने जीवन में, अपने कर्म में, अपने व्यवसाय में देश की, समाज की चिंता भी करें। उसके विकास में हमारा भी विकास निहित है, उसकी उन्नति में हमारा उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हमको लगता है कि इस बात के लिए हमको कोशिश करने की जबरदस्त आवश्यकता है।
बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आज आवश्यकता है कि हम भारत को कैसे जोड़ें, दिल को कैसे जोड़ें, एक दूसरे के साथ हमारी निकटता कैसे स्थापित हो। भौतिक निकटता के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम यह भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस संरचना को भी व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश हो रही है। भौतिक समृद्धि के बहुत सारे उपाय हम कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तमाम सारे आयोजन हो रहे हैं जो कि हमको आगे बढ़ने में सहायक हो रहे हैं। मैं उन सभी के प्रति विनम्रता पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं जो देश की सीमा पर काम कर रहे, लड़ रहे, खड़े हैं, सियाचिन में खड़े हैं, जहां पर रहने से उंगली खराब हो जाएगी उनकी, यह सुनिश्चित है। इसके बाद भी अपना जीवन देने के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं। या और भी हमने गलवान घाटी में देखा, चारों ओर ये ऐसी संतरास की स्थिति है जो कि आपको झेलनी है। देश की सत्ता को सुरक्षित रखना है, सीमा को सुरक्षित रखना है, तो यह सारी कठिनाइयां हमारे सामने हैं जिनका कोई तत्काल समाधान नहीं नजर आ रहा। हमको सामरिक रूप से अपने को पुष्ट रखना पड़ेगा। हमको इसी तरह से युवा वर्ग को भी पूरी तरह से संलग्न करने के लिए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था चाहिए जो उनकी प्रतिभा को, उनकी आकांक्षा को, उनकी योग्यता को अवसर प्रदान करे। यह समय नहीं है कि हम शिक्षा नीति के ऊपर विस्तार में कोई बात करें, लेकिन जो उसका मसौदा हमारे सामने आया है वह मसौदा फ्लेक्सिबल है, लचीला है, और उसमें इस बात का प्रावधान दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति जो है अगर उसमें प्रतिभा है और वह विविध रंगों वाली है, भिन्न भिन्न विषयों से उसका अगर संबंध है, तो उसको भी अवसर मिलेगा। हम यह भी देख रहे हैं कि उसमें भाषा को लेकर के एक तरह के खुलापन का, एक तरह के व्यापकीकरण कह लीजिए उसको, वह दृष्टि जो है वह दिखाई पड़ रही है कि मातृभाषा में शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा। अभी कुछ दिनों पहले यह समाचार आया था कि तकनीकी शिक्षा जो है वह 14 ऐसे विद्यालय और संस्थान हैं जहाँ पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी जो है अध्यापन किया जाएगा। यह एक शुभ लक्षण है। ज्ञान के लिए भाषा माध्यम है और भाषा के बिना ज्ञान का प्रकाश जो है वह सीमित ही रहता है। तो यदि हम देश को, समाज को उसकी भाषा में, जिस भाषा में विचार करना, अपने को व्यक्त करना सरल है, इसका अवसर अगर हम देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो प्रतिभागिता है, चाहे वह नागरिक के रूप में हो, अपने व्यवसाय के कार्य में हो, या किसी भी प्रकार के कार्य में हो, उसमें सुविधा होता है, आसानी होती है, और तब हम तरह तरह के जो शोषण के तरीके हैं उनसे बच सकते हैं। अब जिस तरह से समाज का व्यवहार बदल रहा है उसमें डिजिटल सब कुछ होती जा रही है, तो उस तरह के कौशल की आवश्यकता जो है हमारे लिए है। मैं समझता हूं कि जो सामाजिक चेतना हमको विस्तृत करनी है उसमें इस तरह के सामान्य कौशलों को भी विस्तृत करने की आवश्यकता है। एक इस तरह की डिजिटल लिटरेसी की भी आवश्यकता है ताकि कोई किसी का शोषण उसके आधार पर ना करे। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि तमाम सारे ऐसे केसेस जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं जब उसका लाभ लेकर के बहुत से दुष्ट लोग जो हैं भ्रष्ट विधियों का उपयोग करते हुए, पता है ना आपको कि करोड़ों रुपए लेकर के लोग चंपत हो गए। तो यह सावधानी भी हमारे लिए आवश्यक है।
लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए यह आवश्यक है कि हमें इस प्रकार की साक्षरता का भी विकास हो। वैसे जो सामान्य साक्षरता है वह भी कुछ साल पहले जो गणना हुई थी वो बताती है कि कुल 74% लोग साक्षर हैं भारत में। अभी भी 100% साक्षरता नहीं है। स्कूल में भी सभी बच्चे नहीं जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या अपने आप में जो बढ़ रही है वह हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इस अर्थ में है कि भारत में युवा वर्ग का जो अनुपात है वह पूरी जनसंख्या का लगभग 34%। यह दुर्लभ है। और अगर 34% लोग सक्रिय, सक्षम, सुयोग्य और कुशलता से संपन्न हो तो संसार में आप नंबर 1 हो सकते हैं। उत्पादन के तौर पर, किसी काम को करने के तौर पर, एक संसाधन के रूप में आप नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यही है कि अच्छी शिक्षा हो, कुशलता हो, न कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाए। इस बिंदु पर, क्योंकि यह समाज की दुखती रग है, अगर हम इसका समाधान नहीं करते हैं तो समस्या बढ़ेगी। समाधान करते हैं तो हम नंबर 1 विश्व में हो सकते हैं। तो इसका लाभ पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने संस्थाओं को, शिक्षा केंद्रों को, शिक्षा पद्धति को हम इस तरह व्यवस्थित करें कि हम इस जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को सकारात्मक आकार दे सके। यह हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें हम सब लोगों को सहभागी होना है कि हम कैसे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आज भारत में जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी हैं उसमें एक और आशा का संचार भी होता है कि हम इतने उपग्रहों को हम भेज रहे हैं, ज्ञान भेज रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि हम बहुत सारे तरह के नए नए उद्योगों की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जो राजमार्गों का जाल है, जो नेटवर्क है, वो भी विस्तृत हो रहा है। तो यह एक विकास की दिशा में हम तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे लिए आवश्यक होगा कि हम अपनी प्रतिबद्धता देश के प्रति, समाज के प्रति स्थापित करें। और यह केवल कहने में नहीं होना चाहिए, वह हमारे कार्य में भी होना चाहिए। जब शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम की बात करते हैं, सुखदाम वरदाम मातरम की बात करते हैं, आप उस पूरे चित्र को देखिए। ऐसी भारत माता जो हर तरह से समृद्ध है। और यह बात नई नहीं, बड़ी पुरानी है। वेद के पृथ्वी सूक्त में तो यह भरा हुआ है कि पृथ्वी काम दुखा है, कैसे सबका पालन पोषण करती है। मजे की बात यह है कि ऋग्वेद में यह भी है कि तमाम भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, तमाम धर्मों के बोलने वाले लोग हैं, उन सबका पालन पोषण करती है। उसके सामने सभी बच्चे हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता है भूमि और हम सभी पुत्र हैं, संतान हैं। हमारा संबंध उसके साथ कैसा होना चाहिए? जो माता के साथ होना चाहिए। माता हमारा भरण पोषण करती है और हम माता का सम्मान करते हैं, हम उसका भी आदर करते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं। हम कहते हैं कि भारत हमारा है, मगर मेरे मन में यह सवाल भी खड़ा होता है, हम भारत के कितने हैं? भारत मेरा है, ठीक है, लेकिन हम भी भारत के हैं क्या? हमको अपने आप से यह पूछना चाहिए कि हमारी अस्मिता में, हमारी आइडेंटिटी में, हमारी पहचान में कहाँ तक भारत जग रहा है और उसका ध्वज फहरा रहा है। और उसका जीवन जो है उस हमारे निजी अपने जीवन में
उपस्थित है। भारत की सत्ता हम में उपस्थित होना चाहिए, जीवंत रूप में उपस्थित होना चाहिए। हम सब लोग अपने आप को इस भाव से ओत-प्रोत करें। हम जो करें उसमें सोचें कि यह करने से भारत का लाभ होगा कि नहीं होगा। यह कार्य जो है वह इस समाज के हित के लिए है कि नहीं है। हम अपने हित को ऊपर रखते हैं, समाज के हित को नीचे रखते हैं या नहीं रखते हैं। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, कुछ दिन तक ही चलेगा, क्योंकि पृथ्वी का जितना भी संसाधन है वह सब सीमित है। पेट्रोल भी सीमित है, ऑक्सीजन भी देख लिया आपने ना कि कितनी सीमित थी। ऑक्सीजन तक जब सीमित है तो और की क्या बात कर। तो इस सीमा को कैसे उपयोग में लाया जाए, इस परिवेश को कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ा जाए कि परिवेश भी बना रहे और हम भी बने रहे। यह तभी संभव होगा जब हमारा मन उदार होगा, उदात्त होगा। जब हम सोचेंगे वो पुरानी बात, मतलब दोहराते हैं, मैं दोहरा रहा हूं उस अर्थ में नहीं, मेरे मन में यह भाव उठ रहा है इसलिए कह रहा हूं कि वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उसके पहले की जो लाइन है, उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित वाले होते हैं उनके लिए कहा गया है। और जो उदार चरित के नहीं है उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, वो तो क्षुद्र प्राणी है। जिनका मन बड़ा है, जिनका दृष्टिकोण बड़ा है, जो दूसरे को भी अवसर देते हैं, उनके लिए है उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो जो उदार दृष्टि है वह हमारे लिए आवश्यक है, वही समावेशी दृष्टि है। और उसी के अनुरूप यदि हम सबके कल्याण की चिंता करते हैं और आपस में मिल करके रहने की संभावना को अधिकाधिक संभव बनाते हैं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आपने यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पैदा किया, जब हम आपस में संवाद कर सकें, जब हम जुड़ सकें। और इस पहल के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर झा का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और उनके सभी सहयोगियों को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यह विचार किया कि हम इस तरह के सोच में आगे बढ़ने का प्रयास आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप यशस्वी हो, आप आगे बढ़ें और हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो मनुष्यता के लिए एक आदर्श बन करके उपस्थित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुचिंतित तरीके से आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित इस अमृत महोत्सव के संदर्भ में अपना वक्तव्य रखा और हम सब बहुत लाभान्वित हुए। आपने अपने वक्तव्य में एक बहुत अच्छी बात की याद दिलाई। पहली बात तो ये कि हम 75वें वर्ष में, आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है, इस बात को समझना होगा। भारत जिस भरत के नाम से जुड़ा हुआ है वे अग्नि के उपासक थे और अग्नि जीवन का प्रतीक है, इसलिए भारत एक जीवंत प्रकाश की चेतना की उपासना का नाम है। और हम सब उस अर्थ में, भारतीय होने के अर्थ में, प्रकाश की चेतना के उपासक हैं। ये बहुत गहरी और प्रतीकात्मक बात है जिसकी तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया। और आपने कहा कि हमारे देश का स्वभाव भी प्रकाश रूपी अमृत की साधना करना है। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश रूपी अमृत की साधना में
बाती की तरह जलना भी होता है, यह बात अपने आप में सन्निहित है। वंदे मातरम पत्रिका को आपने याद किया, अरविंद जिसको निकालते थे, और आपने कहा कि उसका ध्येय वाक्य ही था भारत की संपूर्ण स्वायत्तता। तो स्वाधीन भारत में आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ ये भी है कि क्या हम भारत को पूरी तरह से संपूर्णता में स्वायत्त बना पाए हैं या नहीं। इस चेतना को भी, इस विचार को भी हमें अपने भीतर जिंदा रखना चाहिए। हम सब स्वयं किसी अमृतमयी चेतना की अभिव्यक्ति हैं उस अर्थ में, और उसी परम भारत चेतना का जीवंत उत्सव ही आजादी का अमृत महोत्सव है। ये बहुत बड़ी बात है। यह कथन आजादी का अमृत महोत्सव को बहुत बड़ा आयाम देता है, बेहतर आयाम में देखने के लिए प्रेरित करता है। अब आपने एक बात की तरफ बहुत ठीक इशारा किया है कि बाजार प्रेरित उत्सवों के भीड़ में जो स्वराज्य शब्द है, जो स्वतंत्रता शब्द है, उसकी गरिमा क्षीण होती जा रही है। स्वराज और स्वतंत्रता के भीतर मौजूद चेतना छोटी पड़ती जा रही है। वैश्वीकरण के बरक्स आज स्वराज शब्द वाकई गौण हो गया है, क्योंकि वैश्वीकरण की ताकतें आर्थिक ताकतें हैं दुनिया की, जो उत्सवों की इतनी भीड़ पैदा कर रहे हैं हमारे जीवन में, जिससे आज़ादी का महोत्सव जैसी बड़ी चीजें, बड़ी बातें कहीं छुपती सी नजर आती हैं कभी कभी। और एक खास तरह का प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को कई तरह से समाज में आरोपित किया जा रहा है। उसके कई सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन जहां संपूर्ण स्वराज के तहत सभी तरह के भेदभाव, विषमताएं खत्म होनी चाहिए थी, वहां प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को कायम करने का एक अंदाज भी कहीं ना कहीं स्वराज और स्वतंत्रता की चेतना में एक बाधा बोझ के तौर पर देखा जा सकता है। इस बात की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन आपने ये बात ठीक कही कि अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो एक ध्येय वाक्य भारत का हमेशा से रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब तक इसे अपनी स्वाधीनता की चेतना का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक वास्तविक अमृतोत्सव से अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे। इस रूप में सामाजिक समरसता ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यानी सामाजिक समरसता को प्राप्त करना, और उसकी यात्रा पर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में आगे बढ़ने की संकल्प करना, आगे बढ़ने का संकल्प करना इस उत्सव का एक महान ध्येय वाक्य हो सकता है। यद्यपि यह भी कोशिश चल रही है, क्योंकि जब हम बड़ी बातें और बड़े विचारों को लेकर के देश को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बरक्स विभेदी जो चेतना है, विषमतापूर्ण जो चेतनाएं हैं, वो भी सक्रिय रहती हैं। और यह कोशिश चल रही है कि भारत को विरुद्धों के समूह के रूप में इकट्ठा कर दिया जाए। विरुद्धों का होना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े इतिहासकार लेखक रहे हैं। उन्होंने विरुद्धों के सामंजस्य को भारत की एक मजबूत चेतना के तौर पर हिंदी आलोचना में स्थापित किया था कि समाज में विविधतापूर्ण शक्तियां रहेंगी और उनके आपसी विरुद्धों के बीच एक सामंजस्य का भाव ही समाज को एक बनाएगा, और इस प्रक्रिया में समाज मजबूत होता रहेगा, दिखेगा, और ये विविधता बनी रहेगी, विरुद्ध बने रहेंगे, लेकिन उनका सामंजस्य ही किसी समाज, समूह और राष्ट्र का लक्ष्य होता है। आज उस अर्थ में उस विरुद्धों के सामंजस्य को विरुद्धों के समूह में सिर्फ बदलने की, अपघटित करने की कोशिश चल रही है। जाहिर है इसके बरक्स विविधतापूर्ण सामूहिक एकता ही एक मजबूत अवधारणा के रूप में सामने आ सकती है, और उसके लिए हम सबको पथ प्रशस्त करना चाहिए। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण विचार रहा, और आपने अंत में बहुत सही बात कही कि आज जरूरत है स्वतंत्रता के एक निश्चित विवेक का विकास करना, जो राष्ट्र के सामूहिक विकास में अपना हित देखे, अपना विकास देखे। व्यक्तिगत विकास को ही राष्ट्र का विकास न माने, बल्कि राष्ट्र के सामूहिक विकास में सभी व्यक्ति अपना विकास ढूंढे। और इस प्रक्रिया में 3 चीजों की तरफ आपने महत्वपूर्ण रूप से इशारा किया। पहला, नई शिक्षा नीति के संदर्भ देते हुए आपने 3 चीजों की तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इशारा किया है। निज भाषा, युवा वर्ग और कौशलपूर्ण शिक्षा। पिछले व्याख्यान में भी लगातार विद्वानों ने इस बात पर बल दिया था कि युवा देश की सबसे बड़ी उत्पादक इकाई है, और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम तरह की जो पूंजी है, उसका सबसे बेहतर निवेश युवाओं में होना चाहिए। और आपने भी इस तरफ संकेत किया, और उस बेहतर निवेश की प्रक्रिया
यहाँ से शुरू होती है जब आप निज भाषा के तहत शिक्षा का मंत्र देते हैं, कौशलपूर्ण शिक्षा देते हैं, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद पलटकर राष्ट्र के विकास में युवा अपनी भूमिका निभा सके। और इस तरह से युवाओं को संपूर्णता में भविष्य का जुआ थामने लायक बनाना इस अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। और अंत में आपने कहा कि हम हमेशा भारत में अपना हिस्सा ढूंढते रहते हैं कि भारत मेरे लिए क्या कर रहा है, भारत मेरे लिए क्या हो रहा है। लेकिन एक बार पलट के हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम भारत के कितने हैं, हम भारत कितना निवास करता है, हमसे भारत कितना बनता है। और आपका सही जवाब था कि ऐसा तभी हो पाएगा जब हम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से जुड़ेंगे। जब तक चरित्र में उदारता और उदात्तता नहीं आएगी, हम संपूर्णता में भारत को कैसे देख सकते हैं और भारत की संपूर्णता में अपने होने की कैसे महसूस कर सकते हैं। इन तमाम बातों और विचारों के साथ आज आपने इस 15 अगस्त के अवसर को और 15 अगस्त के दिन स्वाधीन भारत में अमृत महोत्सव का महत्व समझने और जानने के लिए हम सबके सामने बहुत ही एक उदात्त विचार आपने रखा। हम सब उस विचार को, आपके वक्तव्य को सुनकर अभिभूत हैं और यह हमारा सौभाग्य था कि आज आपका व्याख्यान कॉलेज ने रखा और इस व्याख्यान के माध्यम से इतना विचारपूर्ण बातें, इतनी ज्ञानवर्धक बातें, दृष्टि खोलने वाली बातें, और समय जिस तरह से हम सबको चारों तरफ से घेर कर अपने में सीमित होने के लिए दबाव बना रहा है, उस बनते बढ़ते दबावों के बीच अपने भीतर उदात्तता की चेतना को विकसित करना और उसके लिए निरंतर सोचना और इस अमृत महोत्सव पर यह संकल्प लेना, इस तरह के विचार आपने रखे। सर, आपका बहुत बहुत आभार महाविद्यालय की तरफ से, आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा था, प्रिंसिपल सर ने कहा था, यह एक समापन व्याख्यान है। पिछले महीने से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने एक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई थी, आज उसका ये समापन व्याख्यान था। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें किसी तरह का प्रश्न या जिज्ञासा आप लोगों से आमंत्रित नहीं करेंगे। मैं कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए ये कहना चाहूँगा कि सर ने इस अंतिम व्याख्यान के लिए समय निकाला, व्याख्यान दिया। कॉलेज की तरफ से सर का पुनः धन्यवाद। प्राचार्य महोदय प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का भी हृदय से आभार। वे निरंतर महाविद्यालय परिसर में एक बौद्धिक सक्रियता बनाए रखते हैं और विचारों के विविधतापूर्ण छवि को आमंत्रित करते रहते हैं। सर का मानना है कि आप इस समाज में रहते हैं और ये समाज और ये दुनिया विविधताओं से ही अस्तित्व में है। तो विचारों के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, तमाम तरह के मंथन के स्तर पर विविधता को आमंत्रित करना, विविधता को समायोजित करना और उससे अपने आप को निरंतर जोड़े रखना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इस अर्थ में इतने व्यापक दृष्टि से तमाम तरह के सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सर हमें मौका देते हैं, अवसर देते हैं। प्रिंसिपल सर का विशेष रूप से आभार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के नोडल ऑफिसर दीपांकर जी का बहुत बहुत आभार कि वो आगे बढ़कर कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हैं और सर के सहयोग से उसे सुनिश्चितता प्रदान करते हैं और हम सब उसमें सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने के लिए हमें मौका देते हैं हमारे नोडल ऑफिसर दीपांकर जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। आज 15 दिवस है और हम सब लगभग बचपन की याद हम सबको आती होगी। 15 अगस्त को हम लोग पूर्ण स्वतंत्र रूप से जीते हैं। किसी तरह का कोई दायित्व, किसी तरह का कोई काम विशेष लेना देना करना हम अपना दायित्व नहीं मानते। लेकिन आज के दिन 3 बजे का समय हो और आप सब कॉलेज के संकाय सदस्य, हमारे सहकर्मी बंधु अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की, भागीदारी की, आप सबका हृदय से आभार। वे सभी छात्र जो अभी कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो अभी कहीं म्यूजिक की धुन पर थिरथिरा रहे होते, वे सब भी समय निकालकर इतना गंभीर व्याख्यान सुनने के लिए आए, उन सब का हृदय से बहुत बहुत आभार। और इस वेबिनार में आप सबने निरंतर सहयोग दिया है। पिछले जितने हमने वेबिनार आयोजित किए, आप सबका सहयोग निरंतर बना रहा, इसके लिए पुनः आप सबका आभार हृदय से। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड कर दें।